तो हमने अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज में परचेज कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था और थोड़े क्वेश्चंस भी किए थे। पार्ट 2 की बात करें तो हम बात करेंगे बुक्स ऑफ न्यू कंपनीज एंड बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनीज के बारे में। तो इस पे चलते हैं। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर होता है ओल्ड, ट्रांसफरी होता है न्यू। ये शायद मैंने बताया नहीं था बट अभी बता देता हूँ। ट्रांसफरर मतलब ओल्ड, ट्रांसफरी मतलब न्यू कंपनी। 4 अकाउंट यहाँ पर देखने हैं आपको। पहला तो रियलाइजेशन अकाउंट, फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा, ये 11th-12th में भी पढ़ा होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में आपका आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स, क्रेडिट में आपका आएगा सन्ड्री लाइबिलिटीज, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, न्यू कंपनीज अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर आएगा बैलेंसिंग फिगर में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये अमाउंट कहाँ से आया? यह आया प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में पहला आप 2 न्यू कंपनी, क्रेडिट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बैलेंसिंग फिगर आएगा रियलाइजेशन में जो जाएगा प्रेफरेंस शेयर अकाउंट में। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ पर आया ना, 1 मिनट मैं बताता हूँ। ये रहा, ये बैलेंसिंग फिगर में आया है, दिख रहा है। 2 न्यू कंपनीज अकाउंट यहाँ पर आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा और 2 यहाँ पर आएगा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्यों आया? क्योंकि ये जो बैलेंसिंग फिगर है इक्विटी शेयर होल्डर का, ये आया है यहाँ से, ये दोनों कनेक्टेड है। न्यू कंपनीज अकाउंट, यहाँ पर आप देखोगे न्यू कंपनीज अकाउंट आएगा, तो ये रियलाइजेशन से कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। बाय प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये आपस में कनेक्टेड है। एक की फिगर से आप दूसरे की निकाल सकते हो और ये क्वेश्चन करके ही समझ में आएंगे। बाकी ऐसा इसमें कोई वो नहीं है कॉम्प्लिकेशन या टेक्निकलिटीज़ कि आपको अकाउंट्स ना पता हो, आपको पता ना हो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है, न्यू कंपनी क्या है, रियलाइजेशन क्या है, ये सबको पता है क्या होता है। डेबिट रूल क्या होता है, क्रेडिट रूल क्या होता है, एक का डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, ये सबको पता है इसमें। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं, सुपर फास्ट तरीके से देखते हैं बाकी की चीज़ें। इफ एनी एसेट्स और लाइबिलिटी आर नॉट टेकन ओवर, कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि ना हम एसेट्स ये वाला तो ले रहे हैं मगर बाकी सारे तो ले रहे हैं, एक चीज़ नहीं ले रहे। जैसे कि इलस्ट्रेशन 5 में देखो, इसमें क्या बोलता है, वाई वॉज टू टेक ओवर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, मतलब सारे एसेट्स ले रहा है, कैश नहीं ले रहा। लाइबिलिटीज ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हमने देखना है। कैश और बैंक को अगर कोई नहीं ले रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और उस चीज़ को, कैश और बैंक को रियलाइजेशन में हम नहीं रखेंगे। मान लो डेटर्स लेने से मना कर रहा है, तो हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन में, जैसे हम यूजुअली करते हैं। एंड अमाउंट रियलाइज्ड ऑन क्रेडिट साइड पे कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये इसका लिखा है पार्ट कि जो ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में वो डेबिट साइड पे होगा, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन क्रेडिट साइड। लाइबिलिटीज डोंट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में नहीं भेजेंगे उसे, एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। एंड पे इट ऑफ एंड ट्रांसफ़र बैलेंसिंग फिगर टू रियलाइजेशन, हम डायरेक्ट रियलाइजेशन में नहीं भेजेंगे, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, फिर उसे पे ऑफ करेंगे, फिर उसको रियलाइजेशन में भेजेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ अमेलगमेशन, अमेलगमेशन जब होता है उस पर कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, तो उसकी पेमेंट ट्रीटमेंट कैसे होगी? 2 तरीके हो सकते हैं, पेड बाय ट्रांसफरर या फिर ट्रांसफरी। अगर ट्रांसफरर पे कर रहा है, ट्रांसफरर होता है ओल्ड कंपनी, तो उसे रियलाइजेशन में डाल देंगे डेबिट करके, कैश को कर देंगे क्रेडिट। अगर पेड बाय है न्यू कंपनी, तो कोई एंट्री नहीं करेंगे ट्रांसफरर की बुक में, क्योंकि ट्रांसफरी ने पे किया है, तो ट्रांसफरर की बुक में नहीं होगा कुछ। हाँ, मगर रीइंबर्समेंट किया जा रहा है कि अभी तुम पे कर दो, बाद में हम कर देंगे, तब एक एंट्री, एक नहीं 2 एंट्री डाली जाएगी। पहला न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हमारा कम हो गया है तो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी जब रीइंबर्समेंट हो जाएगा। ये था ट्रांसफरर यानी कि ओल्ड कंपनी के बारे में, ये 4 अकाउंट और कुछ एडजस्टमेंट्स। इसके अलावा है ट्रांसफरी, AS14 की बात चल रही है। ट्रांसफरी न्यू कंपनी अमेलगमेशन के बारे में बात चल रही है। अमेलगमेशन के 2 नेचर हो सकते हैं,
पहला मर्जर और दूसरा परचेज। मर्जर क्या होता है? जब दो चीज़ें आपस में ऐड होती हैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन अभी इलस्ट्रेशन 5 आपको बताया था, उसी का मैं एग्जांपल देता हूँ। वाई लिमिटेड एक्वायर्स द बिजनेस। एक्वायर्स, मर्ज नहीं हो रहा है। एक्वायर मतलब उसे खा जाना, तो ये मर्जर नहीं है, ये परचेज है। तो हम न्यू कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। पैरा 3E ऑफ AS14 कंडीशंस दी है मर्जर के बारे में। ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल करी जाएगी तो हम इसे मर्जर मानेंगे, मगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम मानेंगे इसे परचेज। तो डिफॉल्ट ये परचेज रहेगा, मगर मर्जर तब हम मानेंगे जब सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। पैरा 3E AS14 का। पैरा याद करने की जरूरत नहीं है, AS14 याद रखना है। पैरा 3 में क्या चीजें कहता है? 5 चीजें बोल रहे हैं यहाँ पर। All assets and liabilities of transferors become of assets and liabilities of transferee। जो पुरानी कंपनी के जो assets liability हैं वो सारे के सारे, एक नहीं दो नहीं, सारे के सारे ट्रांसफरी ले लेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में इसने सिर्फ एक ही लिया था, तो ये क्या मर्जर हम इसे कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते, उसने सारे एसेट्स लिए ही नहीं। दूसरी चीज़ तो वो परचेज होगा उस क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पर देखते हैं, नो एडजस्टमेंट इज डन इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स and liabilities of transferor except uniformity of accounting policy। जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसमें कोई एडजस्टमेंट या छेड़छाड़ या रीवैल्यूएशन ये सब नहीं हुआ है, और अगर किया भी है तो वो सिर्फ इसलिए किया है यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड। तीसरा, बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर विल बी कैरिड ऑन बाय ट्रांसफरी आफ्टर अमेलगमेशन। जो पुरानी कंपनी है ट्रांसफरर, उसका बिजनेस ट्रांसफरी कैरी करेगा अमेलगमेशन के बाद। इसके बाद शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इमीडिएटली बिफोर अमेलगमेशन बिकम शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर अमेलगमेशन। जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके 90% शेयर होल्डर कम से कम वो अगली जो नई कंपनी बन रही है उसके शेयर होल्डर बनेंगे। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ चीज, purchase consideration is discharged by issue of equity shareholders। By issue of equity shares in transfer, company accepts for fractional shares paid by cash। Purchase consideration is paid by shares। जो परचेज कंसिडरेशन होगी वो डिस्चार्ज कैसे होगी? इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर करके कंपनी को, मगर फ्रैक्शनल शेयर्स के अलावा बेसिकली डिस्चार्ज करेंगे ना तो उसके बदले में शेयर्स देंगे। कैश दे सकते हैं मगर वो सिर्फ तभी होगा जब फ्रैक्शनल शेयर्स होंगे, अदरवाइज हमें शेयर्स ही देने हैं बदले में। तो यहाँ पर हमने बात करी ट्रांसफरी कंपनी के लिए अमेलगमेशन, मर्जर, नेचर की परचेज के बारे में। तो पैरा 3 बोलता है ये सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी वरना हम परचेज मान लेंगे। अच्छा, अमेलगमेशन में आप देखो तो दो चीज़ें होती है, एक तो मर्जर होता है और एक परचेज होता है। मर्जर में हम क्या करेंगे? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, और परचेज में परचेज मेथड लगाएंगे। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे ओनली इफ पैरा 3 की कंडीशन फुलफिल हुई। तो मर्जर में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट लगता है और मर्जर लगाने के लिए पैरा 3 की सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ कह रहा है। क्या कहता है कि ऐड कर देना एसेट लाइबिलिटीज को एट बुक वैल्यू एंड मेक न्यू बैलेंस शीट। डू दिस फॉर रिवर्स एज वेल। इसमें कुछ करना नहीं है आपको। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में बेसिकली जो एसेट्स और लाइबिलिटीज दी होंगी उन दोनों को ऐड कर देना एट बुक वैल्यू और एक नई बैलेंस शीट बना देना। एनी डिफरेंस इन परचेज कंसिडरेशन एंड ओल्ड कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गो टू जनरल रिजर्व। कोई भी जो डिफरेंस आएगा परचेज कंसिडरेशन में ऑफ ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी में, उसको हम जनरल रिजर्व में ले जाएंगे। बस अब इसके बाद एक आखिरी चीज़ हमें देखनी है जर्नल एंट्रीज के बारे में। वही चीज़ हम जनरल एंट्रीज के बारे में देखेंगे कि मान लो आपने बिजनेस परचेज किया तो उसकी एंट्री क्यों करेंगे, क्या करेंगे। न्यू कंपनी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। ठीक है। फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर की बात करते हैं। दूसरी, पेमेंट टू लिक्विडेटर ऑफ कंपनी अकाउंट डेबिट, ओरिजिनल कंपनी या फिर ओल्ड कंपनी, टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू कैश अगर फ्रैक्शनल शेयर में है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है।
अदर एंट्रीज में हम देखते हैं, अच्छा मैंने ये नहीं बताई ना, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू रिजर्व्स अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट। जनरल रिजर्व जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर में आएगा। यहाँ पर हमने बोला था ना कि एनी डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड ओल्ड कंपनी शेयर होल्डर विल गो टू जनरल रिजर्व, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर में आएगा। ये तीन चीज़ें, पहली, दूसरी, तीसरी, बुक वैल्यू पे आएगी, ये तो बैलेंसिंग फिगर पे आएगा, और ये आएगा परचेज कंसिडरेशन से, बिजनेस परचेज। ये हो गया था। ये हम करते हैं अब इंटर कंपनी एलिमिनेशन कंट्रोल। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी विल बी पेड डिबेंचर अकाउंट या फिर डेटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस फॉर अमेलगमेशन, इसके बारे में मैंने शायद बताया था, यहाँ पर ये बताया था, वही एंट्री यहाँ पर बताई थी, देखो, तो वही चीज़ आप यहाँ पर लिख दोगे। और उसके अलावा आप ये एंट्री भी कर सकते हो, एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट, अगर इस सीन में, मतलब इस वाले केसेस में है तो, और जनरल रिजर्व टू एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, जनरल रिजर्व टू बैंक। बस यहीं पे आपकी ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, बाकी एंट्री आपको अपना माइंड यूज़ करना है, उसके लिए लॉजिक यूज़ करना है और जनरल अकाउंटिंग के रूल्स यूज़ करने हैं। यहाँ पर ये पार्ट 2 एंड करता हूँ मैं, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज का। पार्ट 1 देख लेना अगर नहीं देखा है तो, एंड इट्स डन हियर।